नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 18 पार्लियामेंट संसद। और इस पर एक क्लास पहले हम लोग ले चुके हैं। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 15 महत्वपूर्ण जवाब, बहुत सारी शानदार व्याख्या। आज कुछ और भी स्लाइड्स भी मैंने ली हैं, तो फटाफट से हम लोग शुरू कर लेते हैं। आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। क्वेश्चन नंबर 256 है। 255 तक क्वेश्चन हो चुके थे हमारे अभी तक। संसद से संबंधित निम्नलिखित अनुच्छेदों को, आर्टिकल्स को सुमेलित करना है, मैच करना है इनको। आर्टिकल 85, 99, 105 और 106 है। सांसदों की शपथ है, ओथ और अफर्मेशन ऑफ दी जो एमपीज है। सांसदों के वेतन भत्ते, सांसदों के विशेषाधिकार और संसद का सत्र और सत्रावसान। तो आर्टिकल 85 जो है वो संसद का सत्र और सत्रावसान से रिलेटेड होता है। ठीक है, संसद का जो सत्र है, एक सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की, आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 सत्र जो है संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक वर्ष आयोजित होने अनिवार्य हैं। हालांकि हम देखते हैं कि 3 सत्र व्यवहार में देखे जाते हैं। ठीक है, बजट सत्र फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, फिर जून का एक अवकाश हम मानते हैं, फिर मानसून सत्र जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर का अवकाश मानते हुए नवंबर, दिसंबर जो है वो शीतकालीन सत्र, फिर जनवरी का अवकाश और फिर फरवरी से जो है मानसून सत्र सामान्यतः रहता है। इसमें कुछ आगे पीछे हो सकते हैं दिन, लेकिन सामान्यतः ये प्रोसेस रहती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 2 सत्र कम से कम आयोजित होने चाहिए। ठीक है, तो संसद का सत्र और सत्रावसान, सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। और इसके अलावा लोकसभा का जो विघटन है समय से पूर्व, वो शक्ति भी राष्ट्रपति को दी गई है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कोई विघटन नहीं होता है। तो ए जो है उसमें 4 आ गया। फिर बी जो है आर्टिकल 99, वो सांसदों की शपथ है, राष्ट्रपति के द्वारा या उनके द्वारा इस कार्य के निमित्त नियुक्त जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा शपथ, तीसरी अनुसूची के जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग दिलाई जाती है शपथ। तो बी जो है उसमें 1 आ गया। आर्टिकल 105 जो है उसके अंतर्गत सांसदों के विशेषाधिकार, व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। और उसके अलावा सांसदों के जो वेतन भत्ते हैं, अनुच्छेद 106 और ये सेकंड नंबर आ गया, सांसदों के वेतन भत्ते। आर्टिकल 106 का संदर्भ है दूसरी अनुसूची और संसद के द्वारा निर्मित जो कानून है उनका संदर्भ चलता है इसमें। तो 4, 1, 3 और 2। ठीक है, तो 4, 1, 3 और 2, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 257 है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक कितने निजी या गैर सरकारी विधेयक कानून बन पाए हैं? देखिए, विधेयकों के 2 प्रकार मूल रूप से, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो जो सरकार में शामिल मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं, और गैर सरकारी विधेयक वो होते हैं जो गैर मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। यानी सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति, सत्तारूढ़ दल के जो सांसद हैं या जो विपक्षी दल के सांसद हैं, बस वो मंत्री नहीं है यदि, तो वो विधेयक उनके द्वारा जो प्रस्तुत है दैट इज कॉल्ड गैर सरकारी या निजी या प्राइवेट बिल। तो भारत की संसदीय व्यवस्था के इतिहास में अब तक जो 17 लोकसभा हम देख रहे हैं, उस सारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके इतिहास में बहुत बार गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हर जो संसद है, हर जो लोकसभा है उसके दौरान प्रस्तुत होते हैं। लेकिन ये कितनी बार जो है पारित हो पाए हैं संसद के दोनों सदनों से, कानून कितने बन पाए हैं, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक आंकड़ा है इसमें कि केवल जो है 14 विधेयक अब तक दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन सके हैं, जबकि सैकड़ों हजारों कानून जो है वो सरकारी विधेयक के रूप में पारित हुए हैं। हजारों विधेयक गैर सरकारी रूप में प्रस्तुत भी हुए हैं, लेकिन 14 ही विधेयक अब तक दोनों सदनों से पारित होकर कानून बन पाए हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड हमें मिली है। ये रेफरेंस मैंने दिया है इंडियन एक्सप्रेस का, न्यूज़पेपर का, और 11 अगस्त 2023 का ये एक बहुत महत्वपूर्ण रेफरेंस है। ये टाइटल है उस न्यूज़ का कि व्हाट आर प्राइवेट मेंबर्स बिल, ओनली 14 हैव बिकम्स लॉज, द लास्ट वन इन 1970। इसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल क्या हैं, केवल अभी तक जो है 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो कानून बने हैं, और पिछला वाला 1970 में बना था, है ना। न्यूज़ के बाद अब तक कोई भी गैर सरकारी विधेयक कानून नहीं बन पाया, ये ध्यान रखना है। बड़ा अच्छा ये देखिए, ये एक पूरा डायग्राम के हिसाब से बता रखा है, जिसमें जैसे ये 17 लोकसभा तक की डिटेल दी है और अगस्त 2023 तक का आंकड़ा है, तो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा हो गया ये। तो पहली जो लोकसभा थी उसमें कोई भी गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत नहीं हुआ था। ये विधेयक प्रस्तुत है, बिल इंट्रोड्यूस लिखा है यहाँ, विधेयक प्रस्तुत, और ये प्राइवेट मेंबर बिल दिख रहा है हमको। ठीक है, सेकंड जो लोकसभा रही उसमें 198, तीसरी लोकसभा में 171, इस प्रकार से आंकड़ा चला है। और 16वीं लोकसभा में हम देखते हैं कि 1114 1114 गैर सरकारी जो विधेयक हैं वो प्रस्तुत हुए थे।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है कानून नहीं बन पाए वो। और 17वीं लोकसभा में अगस्त तक का ये डेटा है कि 728 जो विधेयक हैं गैर सरकारी बिल या गैर सरकारी या प्राइवेट बिल के रूप में प्रस्तुत हुए। तो बड़ा अच्छा ये डेटा है ना, तो हमें ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा जो एक सुभाष कश्यप जी की किताब है हमारी संसद, उसमें से ये लिया गया डेटा है जो मेरी किताब में मैंने इसको प्रस्तुत किया। सुभाष कश्यप जी की किताब का रेफरेंस मैंने दिया है हमारी संसद पृष्ठ संख्या 147। इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा में 1952 से 1970 के बीच केवल 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो पाए हैं। ये सभी जो 14 गैर सरकारी विधेयक हैं इनके नाम दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, कभी मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे। 14 विधेयक जो है अभी तक गैर सरकारी विधेयक कानून बन पाए हैं या दोनों सदनों से पारित हो पाए हैं, ठीक है। इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल ये क्वेश्चन नंबर 258 है, प्रोटेम स्पीकर है ना को किनके द्वारा शपथ ग्रहण कराई जाती है। देखिए प्रोटेम स्पीकर संविधान में तो शब्दावली नहीं दी गई है, लेकिन एक संसदीय व्यवस्था की परंपरा है जिसके अंतर्गत जब लोकसभा के आम चुनाव होते हैं या मध्यावधि चुनाव के पश्चात लोकसभा गठित होती है तो लोकसभा के पुरानी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं नई लोकसभा का गठन होने के पश्चात उसके पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक उनका पद बना रहता है और उसके पश्चात उनका पद रिक्त हो जाता है। उसके पश्चात जब नई लोकसभा गठित होती है तो नई लोकसभा के गठन में एक संसदीय परंपरा का पालन ये किया जाता है कि नई लोकसभा के जो सामान्यतया सबसे जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठता का मतलब होता है कि सर्वाधिक बार जो है लोकसभा के सदस्य जो रह चुके हैं, सामान्यतः इस परंपरा का पालन करने की पूरी कोशिश की जाती है और उन्हें जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में, सामयिक अध्यक्ष इसको बोल देते हैं, कई बार अंतरिम अध्यक्ष भी बोल देते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है और उनका काम ये होता है कि लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कराते हैं वो, ठीक है। और उसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चयन की प्रक्रिया है उसका संचालन करने के साथ ही फिर उनका प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है और फिर वो लोकसभा में एज ए सदस्य के रूप में अपना स्थान फिर से ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। सबसे वरिष्ठ सदस्य सामान्यतः उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, शपथ। और अगर मैं ये भी लिख दूं कि नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति भी होती है ना, नियुक्ति भी, तो ये नियुक्ति भी और शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है ये और इस संसदीय परंपरा के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, हालांकि आर्टिकल 94 और आर्टिकल 99 आप लिख सकते हैं इसको, अनुच्छेद 94 94 आर्टिकल 99 जो कि शपथ या प्रतिज्ञान से रिलेटेड आर्टिकल है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 99 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो है ये संदर्भ बेसिकली लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और शपथ भी ग्रहण कराई जाती है, तो बी ऑप्शन हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 259 है, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं है। देखिए लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति होते हैं, काफी अधिक शक्तियां दोनों की समान है, तो सदन के विशेषाधिकार की रक्षा करना बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष को भी शक्ति प्राप्त होती है, राज्यसभा के सभापति को भी। दल बदल के मामलों पर सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष स्पीकर करते हैं, राज्यसभा में चेयरपर्सन सभापति करते हैं। सदस्यों को बोलने का क्रम निर्धारित करना, ये शक्ति भी दोनों में मिली हुई है, लेकिन ये जो शक्ति है धन विधेयक को प्रमाणित करने की केवल लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। अनुच्छेद 110 और सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है, धन विधेयक पर अंतिम निश्चय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को ये शक्ति प्राप्त है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को प्राप्त, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, ये शक्ति राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं है। फिर इसके अलावा 260 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से संविधान के अंतर्गत कौन सी ऐसी स्थिति है जो लोकसभा और राज्यसभा को किसी विधेयक के संदर्भ में, यहां मैं लिख देता हूं साधारण विधेयक, सामान्यतः ये साधारण विधेयक के संदर्भ में आता है प्रोसेस, किसी साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक है ना, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं, के लिए प्रस्तुत करती है। क्या होता है, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है और दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति, उनके हस्ताक्षर, उनकी अनुमति के पश्चात वो कानून बनता है। अब मान लीजिए लोकसभा ने कोई विधेयक पारित करके भेजा साधारण विधेयक, राज्यसभा ने उसको अस्वीकार कर दिया, या राज्यसभा ने जो उसमें ऐसे संशोधन कर दिए, या इसको ऐसा कर लिया कि राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ विधेयक और लोकसभा उसको स्वीकार नहीं कर रही है, या उसमें ऐसे संशोधन कर देती है जो कि उस पहले सदन को स्वीकार नहीं है। तो एक सदन ने विधेयक पारित करके दूसरे सदन को भेजा और दूसरे सदन ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, या उसमें ऐसे परिवर्तन, ऐसे संशोधन प्रस्तुत कर दिए जो पहले सदन को स्वीकार्य नहीं है, या फिर दूसरे सदन ने विधेयक पर कोई विचार नहीं किया, सदन के पटल पर विधेयक पड़ा हुआ है और इस बीच 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाता है, तो 6 माह का समय व्यतीत हो गया। ये 3 प्रोसेस है, अथवा करके चलती हैं ये, और ऐसी स्थिति में माना जाता है कि विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है, दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन एक आ गया है, और ऐसी स्थिति में उस मतभेद को दूर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बताया गया है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 108 है उसके अंतर्गत ये संयुक्त सत्र की व्यवस्था की गई है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है और उसमें राष्ट्रपति इसके लिए अधिसूचना जारी करते हैं। ठीक है, तो एक सदन द्वारा भेजे गए साधारण विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार किया जाना, बिल्कुल ठीक। एक सदन द्वारा भेजे गए साधारण विधेयक को दूसरे सदन द्वारा 3 माह तक कोई निर्णय ना करना, तो इसकी जगह 6 माह आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक जो है वो सही है। ठीक है ना, केवल एक इसमें सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया है? ये 52वां संशोधन है 1985 10वीं अनुसूची। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 और 10वीं अनुसूची उसके माध्यम से ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया, तो दल बदल का संबंध एंटी डिफेक्शन जो इसका संबंध 1985 में किए गए संविधान संशोधन से बिल्कुल ठीक है। दल बदल का प्रावधान 8वीं लोकसभा, बिल्कुल 8वीं लोकसभा है, 85 से 89 तक, 84 में ही निर्वाचन हो गया, 85 से 89 तक कार्यकाल है, तो 8वीं लोकसभा के अंतर्गत प्रस्तुत ठीक है। फिर निर्दलीय सदस्य को दल बदल कानून से बाहर रखा गया नहीं। देखिए, निर्दलीय सदस्य के रूप में यदि कोई व्यक्ति चुना गया है और चुनने के पश्चात किसी राजनीतिक दल का वो मेंबर बन जाता है, राजनीतिक दल की सदस्यता औपचारिक रूप से ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो जो सांसद है जो निर्दलीय रूप में चुना गया था वो भी दल बदल कानून के अंतर्गत लाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये दल बदल कानून के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं है। एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मनोनीत सांसद या विधायक मनोनयन के 6 माह पश्चात किसी दल का सदस्य बनने पर दल बदल के अंतर्गत अयोग्य माना गया। बिल्कुल, इसमें ध्यान रखिए कि मनोनीत जो सांसद या विधायक हैं मनोनयन के 6 माह के भीतर यदि किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें दल बदल के अयोग्य नहीं माना जाएगा, लेकिन 6 माह के पश्चात यदि वो किसी दल को ज्वाइन करते हैं तो फिर उन्हें दल बदल के अयोग्य माना जाने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये नहीं है, निर्दलीय सदस्य पर भी दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया? तो सी ऑप्शन दल बदल विरोधी कानून में नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। निर्दलीय सदस्य भी यदि किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो भी दल बदल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 262 है 262, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक विधेयक पर विवाद की स्थिति में अब तक कितनी बार आयोजित हो चुकी है? 3 बार आयोजित हुई है, 1961 में, 78 में और 2002 में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, ए बी सी और डी, तो बी ऑप्शन है इसमें 3 बार। ठीक है, दहेज निषेध विधेयक के संदर्भ में, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के संदर्भ में और पोटा विधेयक के संदर्भ में, तो 3 बार जो है ये संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 263, भारत के उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते किस पदाधिकारी के वेतन भत्ते के समकक्ष होते हैं? बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति जो है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पद नाम से कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता। मैंने पहले ही बात की थी कि निर्वाचन जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, शपथ उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो कार्यभार है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में संभालते हैं, है ना। और कार्य का वेतन मिलता है तो उनका जो वेतन भत्ता है राज्यसभा के पदेन सभापति, तो उनका वेतन भत्ते जो हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। और राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उनको वेतन मिलता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष होता है, क्योंकि दोनों ही जो पद हैं वो सदन की अध्यक्षता और अध्यक्षता से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के कार्य उनको संपन्न करते हैं। हालांकि व्यवहार में लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, जैसे धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति, या संसद के दोनों सदनों के में किसी साधारण विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता केवल लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं, राज्यसभा के सभापति वो अध्यक्षता नहीं करते। तो कुछ शक्तियां हैं जो एडिशनल है लोकसभा अध्यक्ष के पास, लेकिन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ये बात आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के समकक्ष होता है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आ गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा वीडियोस देखिए। और थोड़ा सा भी कुछ दिन जो है हम कुछ व्यस्त भी रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के कोर्सेज के संदर्भ में भी, और कुछ वो त्योहारी जो है अवसर था तो व्यस्त रहे, लेकिन अब प्रयास ये रहेगा कि कुछ नियमितता वापस से हम लोग प्रस्तुत करें। 264 है, दल बदल कानून में निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तन किए गए? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 से इसमें परिवर्तन किया गया था, और परिवर्तन ये था, मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। पहले दल बदल कानून के अंतर्गत एक प्रोसेस रखी गई थी, किसी राजनीतिक दल के यदि 1/3 सदस्य दल छोड़ते हैं तो इसे दल का विभाजन माना जाएगा और उन्हें दल बदल का अयोग्य नहीं माना जाएगा। 91वें संविधान संशोधन 2003 से इस प्रावधान को थोड़ा कठोर किया गया है, और अब व्यवस्था की गई है कि दल के यदि 2/3 सदस्य दल छोड़ते हैं कम से कम, तो इसे दल में विलय समझा जाएगा, और 2/3 सदस्य यदि दल छोड़ते हैं तब उन्हें दल बदल का अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो पहले जो सीमा 1/3 थे उसे बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में कई बार ये ऑप्शन लिखने में हो जाता है, कोई बात नहीं, हम ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 265 है, सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित अनुच्छेद 105 में निम्न में किस संविधान संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखिए सांसदों के जो विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत है और इसके लैंग्वेज में एक चेंज किया गया था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 से किया गया। ठीक है, उसमें बेयर एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वहां ये व्यवस्था मिलती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर 266 नंबर एक कथन है, संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था ब्रिटिश प्रणाली से ग्रहण की गई है। बिल्कुल ठीक है, संसदीय व्यवस्था। एक आपसे आग्रह है कि भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं उनको याद कर लीजिए, क्वेश्चन उसमें से कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखिए। रटने का काम है वो 8-10 जो देशों का उसमें संदर्भ आता है, दक्षिण अफ्रीका का, जर्मनी का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, कनाडा का, आयरलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, बेहतर रहेगा, और सब जगह मिल जाता है, तो ये ठीक है। फिर संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 105 में प्रस्तुत है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कारण जो है वो कथन से क्षैतिज संबंध नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सही, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 267 है, निम्न में से कौन सा वाद सांसदों के विशेषाधिकार के संबंध में जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण वाद है सर्चलाइट वाद। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि सांसदों के जो विशेषाधिकार है अनुच्छेद 105, उसमें बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, जैसे उनको वाक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो बहुत व्यापक रूप से प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसके संदर्भ में अनुच्छेद 19 के जो प्रतिबंध हैं उसे कई बार टकराव देखा जाता है, तो वहां सांसदों के विशेषाधिकार को प्राथमिकता मिलती है और इसके संदर्भ में बहुत सारी व्याख्याएं की गई हैं। तो सर्चलाइट वाद बहुत पुराना वाद है, 60s का वाद है, ये शायद 1959 में जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है प्रस्तुत हुआ था। तो 60s के समय ये जो वाद आया था तो वहां न्यायपालिका के द्वारा महत्वपूर्ण व्याख्या की गई थी, बड़ा फेमस ये वाद माना जाता है। ठीक है, सर्चलाइट वाद जो पेपर में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 268 है, निम्न में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के विषय में सत्य कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक के विषय में लिख देते हैं हम, ठीक है, के विषय में सत्य कथन पर। संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त बैठक की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक। तो उपरोक्त सभी, इसमें आंसर आ गया डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269 है, संसदीय कार्यवाही के विषय में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद की विशेषता है। देखिए जो संसदीय व्यवस्था है उसे न्यायपालिका के नियंत्रण से और न्यायपालिका को संसद के नियंत्रण से यथासंभव जो है मुक्त रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 121 है और एक आर्टिकल 122 है। आर्टिकल 121 तो ये कहता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में सामान्यतया चर्चा नहीं की जाएगी, केवल उस समय चर्चा हो सकेगी जब न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव संसद में लाया गया है। उसके अलावा अन्य किसी भी समय न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा का निषेध किया गया है आर्टिकल 121 के अंतर्गत। ऐसे ही आर्टिकल 122 जो है, यहां अनुच्छेद 122 जो है उसमें कहा गया है कि संसद के जो प्रक्रिया संबंधी विषय जो विधेयक प्रस्तुत हो रहे हैं, कोई वहां प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के संकल्प इत्यादि लाए जा रहे हैं, जो प्रक्रिया संबंधी विषय हैं उन पर न्यायालय में विचार नहीं होगा। न्यायालय विचार करते हैं जब कानून बन जाते हैं ना, कानून की समीक्षा संविधान के आधार पर न्यायिक समीक्षा, वो न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 122 जो है वो संसदीय कार्यवाही के विषय में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप उसमें नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास का समापन क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि लोकसभा के विघटन से विधेयक वेबगत हो जाते हैं। देखिए वेबगत होता है समाप्त हो जाना, निरसन हो जाना, लैप्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैप्स हो जाना। ठीक है, तो विघटन, लोकसभा यदि भंग हो गई है अपना कार्यकाल पूरा करके या बीच में उसका विघटन हो गया है, दोनों स्थितियां में उसमें विधेयक वेबगत हो जाते हैं। निम्न में कौन सा कथन इस बात से संबंध नहीं रखता है। देखिए अनुच्छेद 107 के अंतर्गत एक व्यवस्था दी गई है विधेयक का पुनः स्थापन और उसके संबंध में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया 107 के अंतर्गत। तो एक तो लोकसभा में विचाराधीन सभी विधेयक वेबगत हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए लोकसभा में विचाराधीन विधेयक कैसे कैसे हो सकता है, या तो लोकसभा में ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था और अभी उस पर विचार चल रहा है, या वो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था, वहां से पारित हुआ और अब वो लोकसभा में आया है और लोकसभा में विचाराधीन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में विचाराधीन विधेयक जो है वो वेबगत हो जाते हैं, ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा, लोकसभा में पुनः स्थापित होता है इंट्रोड्यूस, प्रस्तुत करना, तो लोकसभा में पुनः स्थापित विधेयक जो है वो वेबगत हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आए हुए विधेयक वेबगत हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक। ये मैंने तीनों बातें बता दी। अब ये जो चीज है ये हम देखते हैं केवल
राज्यसभा में पुनः स्थापित और विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए हैं वेबगत हो जाते हैं। नहीं, देखिए अभी कोई विधेयक राज्यसभा में आया है, वहां विचार चल रहा है, या वो राज्यसभा से पारित भी हो गया लेकिन लोकसभा में अभी प्रस्तुत नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो विधेयक वेबगत नहीं होता है। इसका अर्थ ये है कि लोकसभा के विघटन का जो प्रभाव है विधेयकों पर, वो उन्हीं विधेयकों पर पड़ेगा जो लोकसभा के अंतर्गत या तो प्रस्तुत हुए हैं या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में आ गए हैं, या फिर वो लोकसभा में भी विचाराधीन है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन दी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा ये हम कहते हैं टेक्निकली एक ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा एक विशेष मतलब जो है इसमें हमें बात ध्यान रखनी होती है। तो मैंने जो चीज़ कही उसे समझिएगा कि लोकसभा में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ या पारित होकर आया राज्यसभा से, विचार चल रहा है, या लोकसभा में प्रस्तुत हो और अभी विचार चल रहा है, लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है, वो विधेयक जो है लोकसभा में जो भी विधेयक उस कंडीशन में है वो वेबगत हो जाएंगे। राज्यसभा में विधेयक आया है, पारित हो गया है, लोकसभा में नहीं आया अभी, या राज्यसभा में पुनः स्थापित हुआ है, लोकसभा में अभी नहीं आया, राज्यसभा में विचाराधीन चल रहा है, अभी लोकसभा में नहीं आया है, वो विधेयक वेबगत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों सदन ने पारित कर दिया मान लीजिए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में और उसके पश्चात राष्ट्रपति के अनुमति के लिए चला गया है, तो फिर वो विधेयक वेबगत नहीं होता। राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को लौटा दिया सदन को, तो भी वेबगत नहीं होगा। राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है विधेयक पर, तो भी विधेयक वेबगत नहीं होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लिख सकते हैं, मैंने सारी इसमें लाइनें मैक्सिमम बोल दी हैं। तो डी ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन जो है इसमें आंसर हो जाएगा कि लोकसभा के विघटन से विधेयक वेबगत हो जाते हैं। कौन सा कथन इस बात से संबंध नहीं रखता है? तो डी वाला जो है राज्यसभा में पूरे स्थापित विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत नहीं हुए हैं वेबगत हो जाते हैं, तो ये वेबगत नहीं होते हैं, है ना, ये हमको ध्यान रखना है। ये वाली कंडीशन में विधेयक वेबगत नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास भी कंप्लीट हो गई, अराउंड 20-21 मिनट की क्लास हुई है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं। कल भी हम संसद के क्वेश्चन लेंगे। संसद में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो करीब के मुझे लगता है 45 से 60 क्वेश्चन तो संसद के होने ही चाहिए, और ये शानदार तरीके से इन क्वेश्चन को तैयार कीजिए। बहुत जल्दी कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे लाने का विचार चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी 10,000 सब्सक्राइबर भी हमारे चैनल पर कंप्लीट हुए हैं। उसके लिए आप सभी का आभार, हम सभी को बधाई, और लगातार जुड़े रहिए, और ताकि आगे भी बहुत अच्छा जो है हम कोई माइलस्टोन हम प्राप्त करें। ये बहुत विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि 100K और जो है 1 मिलियन 10 मिलियन जो है सब्सक्राइबर होंगे, तो ठीक है, ईश्वर करें कि ऐसा हो। अच्छा, और मिलते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कल हम लोग क्लास नंबर 19 और पार्लियामेंट के 15 बेहतरीन क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।